डर की सच्चाई, एक कहानी खौफ की, अनुराग के साथ। सीमा और मोहित कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को चाहने लगे थे। दोनों ने सोचा था कॉलेज खत्म होते ही वे लोग शादी कर लेंगे, पर उनके माँ बाप उनकी शादी के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि वे दोनों अलग अलग जाति के थे। पर प्यार जाति और धर्म देखकर थोड़ी ना होता है। इसलिए सीमा और मोहित ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर भागकर शादी कर ली और अपने घर से दूर दूसरे शहर में अपना नया घर बसाया। वे अभी हरियाणा के रोहतक शहर में पिछले 1 साल से रह रहे हैं और आज उनकी शादी की सालगिरह है। दोनों पति पत्नी अपने शादी के सालगिरह को खुशी से बिताने के लिए आज कहीं 2-4 दिन के लिए बाहर जाने का प्लान बना रहे थे और उन्होंने सोचा क्यों ना इस भागा दौड़ी से दूर हम कुछ दिनों के लिए शिमला चलें। घर से भागकर हमने शादी की, यहाँ रोहतक में हमने अपना संसार बसाया। इसी भागा दौड़ी में हमारा 1 साल बीत गया। नए जॉब और घर को संभालने में ही हम दोनों व्यस्त रहे। क्यों ना हम 4-5 दिनों के लिए शिमला चलें, मोहित ने सीमा से कहा। सीमा भी बहुत खुश हुई और उसने तुरंत ही मोहित की बातों में हामी भरते हुए कहा, हाँ शिमला सही रहेगा। और इस नवंबर के महीने में शिमला की ठंड और तुम्हारी गर्मी, वाह मज़ा ही आ जाएगा पतिदेव। मोहित ने अगले हफ्ते की ही टिकट करा ली शिमला की। सारी होटल वगैरह की बुकिंग भी उसने पहले ही करा ली। सीमा ने सोचा यह हमारा हनीमून है और शादी के बाद आज पहली बार वो मोहित के साथ कोई दूसरे शहर घूमने जा रही है। इसलिए उसने कुछ अच्छे और मॉडर्न कपड़े की शॉपिंग की और अपने मोहित के लिए भी उसने कुछ नए टी-शर्ट खरीदे। रोहतक से शिमला जाने के लिए मोहित ने कार की बुकिंग की थी, जो उन्हें करीब 7-8 घंटे में शिमला उनके होटल तक पहुंचा देगी। सुबह के करीब 9 बजे वे लोग रोहतक से निकले और शाम के करीब 5:30 बजे वे अपने होटल सरगम में पहुंच गए। होटल सरगम देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। सीमा ने कार से उतरते ही कहा, वाह मोहित, होटल तो काफ़ी सही लग रहा है, नाम भी अच्छा है, होटल सरगम। तो तुरंत ही मोहित ने कहा, अच्छा तो होना ही था, मैंने अपनी जान के लिए जो बुक किया है। और रोहित मुस्कुराता हुआ सीमा के हाथ को पकड़ होटल में अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। होटल अंदर से काफ़ी पुराना और हवेली की आकृति का दिख रहा था और इस लॉकडाउन की वजह से वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कमरे खाली ही पड़े थे। कुछ 1-2 कमरे में ही लोग थे जो इस लॉकडाउन में घूमने के लिए आए थे। सीमा और मोहित कमरे में पहुँच गए थे। कमरा अच्छा था, थोड़ा पुराना था, पर बड़ा कमरा था। बड़ा ही खूबसूरत सा बेड था जिसमें सुंदर सी सफ़ेद चादर लगी हुई थी। दीवार पर बड़ी बड़ी तस्वीरें थी जो काफ़ी अच्छा तो लग रहा था देखने पर ऐसा भी लग रहा था उन तस्वीरों को देखकर कि वो तस्वीर वाले लोग मोहित और सीमा को ही घूरे जा रहे हैं। सीमा ने मोहित से हंसते हुए कहा, मोहित देखो ना, ये तस्वीर वाला राजा मुझे कितने प्यार से देख रहा है। और यह कहते हुए सीमा हंसने लगी। मोहित ने कहा, अच्छा जी, ये राजा तुम्हें देख रहा है, पर उसकी बगल वाली रानी तो तब से मुझे ही घूरे जा रही है। लगता है आज वो मुझे नहीं छोड़ेगी और वो मेरा अच्छे से भोग करेगी। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अच्छा, ये रानी तुम्हारा भोग करेगी? मैं इस चुड़ैल को तुम्हें छूने दूंगी तब ना। दोनों इस तरह हंसी मजाक करते करते फ्रेश होकर बेड पर लेट गए और कमरे में बैठे बैठे ही खाने का ऑर्डर कर दिया। दिन भर के थके हारे और रोहतक से शिमला तक की इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद दोनों ने सोचा क्यों ना आज कमरे में ही बस आराम किया जाए और कल सुबह ही कहीं घूमने चलेंगे। कुछ देर में होटल वाले ने गर्मा गर्म खाना लाकर टेबल पर लगा दिया। मोहित और सीमा टीवी देखते देखते खाने का मज़ा ले रहे थे और खाना ख़त्म होते ही दोनों बिस्तर पर आराम करने लगे। कुछ ही देर में उनकी आंखें भी लग गई। करीब रात के 2 बजे एक तेज हवा की सरसराहट हुई और एक काला साया झटके से आकर सीमा के अंदर प्रवेश किया।
हवा के झोंके की वजह से मोहित की आंखें खुल गई थी और उस साए के सीमा के शरीर के अंदर प्रवेश करने से सीमा ने हल्की सी आहें भरी। यह आवाज सुनते ही मोहित ने सीमा से पूछा, क्या हुआ सीमा, तुम ठीक तो हो ना? ठंड लग रही है क्या तुम्हें? सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया और नशीली आंखों से मोहित की ओर देखा और उसके ऊपर चढ़ गई और उसे चूमने लगी, उसे प्यार करने लगी। मोहित सीमा का यह रूप देखकर बहुत खुश हो रहा था और थोड़ा थोड़ा उसे शर्माहट वाली हंसी भी आ रही थी। मोहित भी इस प्यार में सीमा का भरपूर साथ दे रहा था और उन दोनों के बीच मिलन का ये खूबसूरत पल करीब घंटे भर चला। घंटे भर बाद मोहित सीमा से कहता है, शादी के बाद पहली बार मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी जिस्म की खुशबू कितनी मनमोहक है। सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया और वो बेहोश होकर सो गई। मोहित भी थका हारा थोड़ी देर में सो गया। अगली सुबह करीब 9 बजे सीमा की आंख खुली। सीमा ने मोहित की ओर देखा और उसे उठाने लगी। मोहित उठो, ये तुम्हारे चेहरे और गले को क्या हो गया है? हर जगह ये नीले निशान क्यों हैं? मोहित उठते ही आईने की ओर जाता है और हंसने लगता है और कहता है, ओए शेरनी, तुझे नहीं पता ये निशान कहाँ से आए हैं? बड़ी भोली बन रही हो सुबह सुबह। क्या बोल रहे हो मोहित, सुबह सुबह चढ़ा कर आए हो क्या? सच सच बताओ, ये निशान कहाँ से आए हैं? मेरे सोने के बाद तुम कहीं गए थे क्या मोहित? तुम्हें मेरी कसम है, सच बोलो, सीमा ने रोते हुए कहा। अरे सीमा, क्या हुआ है बाबू तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? तुमने ही तो कल रात मुझे ये सारे निशान दिए हैं, भूल गई तुम? मोहित ने कहा। मैंने दिए हैं? वाह मोहित, सही कर रहे हो तुम मेरे साथ। मैंने तुम्हें इतना प्यार किया और तुम मुझे धोखा दे रहे हो। शिमला में कोई और है क्या तुम्हारी जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? बोलो मोहित बोलो, क्यों धोखा दे रहे हो मुझे तुम? बताओ मोहित। सीमा रोते चिल्लाते बस बोले जा रही थी। मोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सीमा कैसी बातें कर रही है। कल की खूबसूरत रात उसे याद ही नहीं है, जो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। मायूस होते हुए मोहित मन ही मन सोच रहा था। सीमा बहुत ही नाराज और गुस्से में बिस्तर में ही बैठी रही और उसने कहीं बाहर घूमने जाने से भी मना कर दिया। मोहित भी बिस्तर में आकर लेट गया। रोते रोते सीमा की आंख लग गई और करीब आधे घंटे बाद फिर से एक हवा का झोंका आया और सीमा के अंदर एक काला साया प्रवेश किया। सीमा उठकर बैठ गई। इधर मोहित अपने फ़ोन में कुछ कुछ देख रहा था। सीमा मोहित के करीब आई और उसके हाथों से फ़ोन लेकर रख दिया और मोहित को चूमने लगी। मोहित ने नखरे दिखाते हुए सीमा को दूर करने की कोशिश की, पर सीमा मोहित को जोर से पकड़ी हुई थी। मोहित ने कहा, छोड़ो मुझे, तुम अभी प्यार करोगी मुझे, इतने सारे निशान दोगी और फिर बाद में भूल जाओगी और मुझे ही डांटोगी भी। मुझे नहीं करना यह सब तुम्हारे साथ। सुबह तुमने मुझे बहुत डांटा था। सीमा ने मोहित के होठों पे अपना हाथ रख दिया और उसे प्यार करना शुरू कर दिया। मोहित सीमा के नशे में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसे जीवन के परम सुख का आनंद मिल रहा था। पर सुबह की सीमा की डांट और सीमा के आंसू मोहित भूला नहीं था। इसलिए उसने तुरंत पास रखे अपने मोबाइल के कैमरे को ऑन किया और वीडियो बनाने लगा। कुछ वक्त की मोहब्बत के बाद सीमा बिस्तर के दूसरी ओर आकर सो गई। मोहित बेहद खुश था। उसके चेहरे पे एक बड़ी सी हंसी थी। वो सीमा की ओर बढ़ा, उसे अपनी बाहों में लेने के लिए, पर सीमा गहरी नींद में थी। मोहित ने सीमा को अपनी तरफ खींचा तो सीमा की आंखें खुली। सीमा उठकर बैठ गई और रोने लगी और बोली, पहले ये बताओ, तुम्हारे चेहरे और गले में और अब ये पीठ और सीने में भी इतने सारे निशान कहाँ से आए? और तुमने अपना शर्ट क्यों उतार रखा है? इतनी ठंड है यहाँ और तुम पसीने में हो। सीमा की बातें सुनकर मोहित थोड़ा चकित था, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने सिर्फ अपने मोबाइल में बनाए गए वीडियो को निकालकर सीमा को दिखा दिया। सीमा वीडियो को देखकर आश्चर्यचकित थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा कुछ किया है। सीमा मोहित से पूछती है, क्या सच में यह सब मैंने किया है?
मोहित ने हाँ में सिर हिलाया और उसने कहा, कल रात भी तुमने ही यह किया था और अभी 10 मिनट पहले भी तुमने ही यह सब किया और ये सारे निशान भी तुम्हारे ही दिए हुए हैं मेरी जंगली बिल्ली। पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? सीमा ने कहा। सीमा की बातों से मोहित भी परेशान था, पर उसने सीमा से कहा, अब छोड़ो यह सब, चलो बाहर चलते हैं घूमने। इतनी दूर आए हैं हम, थोड़ा घूम लेते हैं। और दोनों तैयार होकर शिमला की खूबसूरत और बर्फीली ठंडी वादियों का मज़ा लेने निकल पड़े। शिमला काफ़ी खूबसूरत शहर है, सीमा ने कहा। खूबसूरत तो है, पर तुमसे ज़्यादा नहीं सीमा। सच कहूँ तो कल रात के बाद से मुझे तुमसे और भी ज़्यादा प्यार हो गया है, मोहित ने सीमा का हाथ पकड़ते हुए कहा। सीमा थोड़ा परेशान तो थी, पर वो थोड़ा शर्माते हुए ज़मीन पे पड़े बर्फ़ों के साथ खेलने लगी और उस बर्फीली ज़मीन पे बैठ गई। सीमा मोहित की ओर बर्फ़ के गोले बना बना कर फेंक रही थी और दूसरी ओर बैठा मोहित भी सीमा के चेहरे की खुशी देखकर खुश हो रहा था। कुछ पल बर्फ़ से खेलने के बाद सीमा को बर्फ़ के परतों के अंदर एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा मिला, जो एक ढक्कन से बंद किया हुआ था और उस घड़े पर उर्दू में कुछ लिखा भी हुआ था। सीमा को कुछ समझ नहीं आया, पर वह घड़ा इतना छोटा और प्यारा सा था कि सीमा ने उसे उठा लिया और उसके साथ खेलने लगी। पर खेलते खेलते वो घड़ा सीमा के हाथ से छूट गया और टूट गया। सीमा थोड़ा उदास हो गई घड़े के टूटने पर उस घड़े के अंदर से छोटी सी लाल रंग की मोती निकली। वो मोती काफ़ी चमकदार थी और सीमा उसे अपने हाथ में लेकर बिल्कुल करीब से देख रही थी कि तभी वो मोती अचानक से हवा में उड़कर सीमा के नाक के अंदर घुस गई और उसके गले से होते हुए उसके पेट में आ गई। सीमा को कुछ समझ नहीं आया कि यह अचानक से क्या हुआ और वो बिल्कुल डर गई। उसने यह सब मोहित को बताया। मोहित ने कहा, सीमा मुझे भी आज कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? मुझे लगता है शायद तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम होटल चलकर आराम करो। और दोनों होटल आ गए। होटल पहुंचते ही सीमा को उल्टी आने लगी और वो बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगी। तभी उसने देखा उसके मुंह से एक लाल रंग की मोती निकली, जो एक काले साए में बदल गई और बाथरूम के ऊपर दीवारों पर घूमने लगी। यह देखकर सीमा की रूह कांप उठी और वहीं चक्कर खाकर गिर गई। मोहित बाहर कमरे में था। सीमा के गिरने की आवाज़ सुनकर भागकर बाथरूम में आ गया और सीमा को ज़मीन पर पड़ा देख उसे उठाकर कमरे में ले आया और उसके चेहरे पर पानी छिड़कने लगा। सीमा को होश आया और वो रोते हुए मोहित के गले लग गई। उसने मन ही मन सोचा, अगर वो यह सब मोहित को बताएगी तो मोहित उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। सीमा ने उस वक्त चुप रहना ही सही समझा। कुछ वक्त आराम करने के बाद सीमा ने सोचा, मोहित को यह सारी बातें बतानी ज़रूरी है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने मोहित को वो मोती के काले साए में बदलने की बात बता दी और सीमा की बात सुनकर मोहित ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सीमा को मोहित का यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो नाराज़ होकर सोने लगी और थोड़ी देर में उसे नींद भी आ गई। करीब 2 घंटे बाद सीमा की आँख खुली एक आवाज़ के साथ, सीमा, सीमा, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया है, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। सीमा झटके से उठकर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी, पर वहाँ कोई नहीं था। मोहित भी गहरी नींद में था। सीमा ने इसे अपना वहम समझकर सोने का फैसला किया, पर वो साया सीमा के ऊपर उसकी आंखों के सामने आ गया और सीमा ने जैसे ही मुंह खोलकर चीखना चाहा, वो साया सीमा के अंदर घुस गया और सीमा के बदन को तोड़ने लगा। सीमा का दिमाग उसके वश में ही था, पर सीमा का शरीर अभी किसी और के वश में था। वो साया सीमा को अंदर ही अंदर कमज़ोर कर रहा था कि तभी एक तेज हवा का झोंका आया और सीमा के अंदर एक काला साया प्रवेश किया। वो झोंके के साथ आया हुआ साया सीमा के अंदर के साये से मिला तो अचंभित रह गया। उस झोंके के साथ आया हुआ साया कमरे के अंदर की जो तस्वीर में जो रानी थी, वह उसकी आत्मा थी, जो 2 रात से मोहित के साथ संभोग कर रही थी। और यह काला साया जो पहले से ही सीमा के अंदर था, वो काला साया एक जिन्नात का था, जिसे एक तांत्रिक ने एक मिट्टी के घड़े में बंद कर रखा था। जब इस रानी की आत्मा
और इस जिन्नात का मिलन हुआ तो दोनों ने सीमा और मोहित दोनों के शरीर में अलग अलग घुसने का फैसला किया और कुछ ही पल में वो रानी की आत्मा सीमा के शरीर में थी और वो जिन की आत्मा मोहित के शरीर में। सीमा भी अब तक बेहोश हो चुकी थी। अगली सुबह जब मोहित की नींद खुली तो उसने देखा सीमा घायल अवस्था में बिस्तर के एक कोने में पड़ी है। मोहित घबरा कर सीमा के पास गया और उसे उठाने लगा। सीमा बिल्कुल कमज़ोर सी दिख रही थी और आज सीमा के शरीर में ढेर सारे निशान थे। मोहित बिल्कुल घबरा सा गया, उसका शरीर कांपने लगा। सीमा की ऐसी हालत देखकर उसे अब सीमा की बातों पर विश्वास हो रहा था। उसने सोचा क्यों ना पहले सीमा को डॉक्टर को दिखाया जाए और बाद में होटल के मालिक से बात की जाए। मोहित सीमा को हॉस्पिटल में एडमिट करा के उस होटल के रूम नंबर 17 के बारे में पता करने चला गया। होटल के मालिक से बात करने पर मोहित को पता चला कि वो होटल कई साल पहले एक राजा का महल हुआ करता था और राजा की 11 रानियां थी। होटल वाले ने मोहित से कहा, आपका जो कमरा है वो राजा की सबसे छोटी वाली रानी का कमरा था, जिसकी तस्वीर आपके कमरे में लगी हुई है। एक दिन राजा ने अपनी छोटी रानी को अपने हाथों ही मार दिया, क्योंकि छोटी रानी महल के एक सेनापति के साथ गलत अवस्था में पकड़ी गई और राजा यह देखकर बेहद क्रोधित हुआ और उसने छोटी रानी का सर धड़ से अलग कर दिया। पर बेचारी रानी करती तो क्या करती, उसे संभोग करना बेहद पसंद था और राजा की उम्र इतनी हो गई थी कि और ऊपर से पहले से ही उनकी 10 बीवी और थी, इसलिए वो छोटी रानी को संभोग का सुख नहीं दे पाते थे और इसी कारण छोटी रानी सेनापति के करीब आ गई। फिर होटल वाले ने फिर से कहा, आपके पहले भी जितने लोग रूम नंबर 17 में रहे हैं ना, सब ने हमसे कुछ अजीब होता है उस कमरे में ऐसा कहकर शिकायत की है। शायद छोटी रानी की आत्मा अभी तक उस कमरे में बसी है, होटल वाले ने कहा। पर मोहित जी आप फिक्र ना करें, आज तक किसी के साथ भी कुछ बुरा नहीं हुआ है, होटल वाले ने कहा। मोहित होटल वाले की बातें सुनकर थोड़ा हैरान परेशान हो गया और खुद के साथ हुए खूबसूरत पल को सोचने लगा कि उस रात सीमा नहीं, वो छोटी रानी थी मेरे साथ। पर आज जो सीमा के साथ हुआ वो क्या था, वो लाल मोती वाला साया। मोहित फिर से होटल वाले के पास जाता है और उससे पूछता है, यहाँ कोई तांत्रिक बाबा मिलेंगे जो भूत प्रेतों को भगाते हों। होटल वाला मोहित की बात सुनकर घबरा गया। क्या सर आप भूत प्रेत की बात करके मेरा होटल बंद करवाओगे क्या? सर आप कहो तो मैं आपको दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दूं, होटल वाले ने कहा। मोहित ने कहा, मुझे बस तांत्रिक का पता बताओ और यह सारे बकवास बंद करो, वरना सच में मैं तुम्हारा होटल बंद ही करवा दूंगा, मोहित ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। होटल वाले ने मोहित को तांत्रिक का पता दे दिया। मोहित तुरंत ही तांत्रिक से मिलने चला गया और तांत्रिक को सारी बातें बता दी, जो पिछले 2 दिन से मोहित के साथ हो रहा था और साथ ही उस छोटी रानी की कहानी भी। पर मोहित को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सीमा का ऐसा हाल कैसे हुआ। फिर तांत्रिक ने मोहित को कुछ सामान लाने को भेजा और सामान लेकर मोहित और तांत्रिक होटल की ओर बढ़े। रास्ते में ही मोहित ने सीमा को भी हॉस्पिटल से पिक कर लिया। तीनों कार में बैठकर होटल जा रहे थे। तभी सीमा ने तांत्रिक को उस मिट्टी के घड़े वाली बात और वो लाल मोती के बारे में बताया। तांत्रिक एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। वो बोला, कहीं वो जिन्नात तो नहीं था ना? जिन्नात का नाम सुनकर कार के ड्राइवर ने अचानक से ही ब्रेक मार दी और बोला, माफ़ करो आप लोग मुझे, मैं आप लोगों को होटल नहीं ले जा सकता, कृपया आप लोग कोई और दूसरी कार ढूंढ लें। ड्राइवर के पैर काँप रहे थे बस जिन्नात का नाम सुनते ही। फिर मोहित ने दूसरी कार का इंतजाम किया और इन लोगों ने कार में बात ना करने के बारे में सोचा, ताकि ये दूसरा ड्राइवर भी उनकी बातें ना सुन ले और भाग ना जाए। कुछ देर में वे तीनों लोग होटल के रूम नंबर 17 में पहुंच गए। कमरे के अंदर घुसते ही तांत्रिक को आभास हो गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तांत्रिक ने अपनी पूजा पाठ हवन चालू किया और ज़ोर ज़ोर से मंत्रों का जाप करना शुरू किया। कुछ ही पल में वहाँ छोटी रानी की आत्मा और जिन्नात का साया दोनों प्रकट हो गए। तांत्रिक ने छोटी रानी से पूछा, तुम क्यों भटक रही हो यहाँ इस कमरे में, चले जाओ यहाँ से। छोटी रानी ने कहा, मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई थी जब मैं जिंदा थी
और मुझे बिन मौत ही मार दिया गया। इसलिए मैं अब आत्मा बनकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति इस कमरे में रह रहे जोड़े के द्वारा पूरी करती हूँ। मेरी प्यास ये नए जोड़े जो यहाँ हनीमून बनाने आते हैं वे पूरी करते हैं। मैं किसी को चोट नहीं पहुँचाती हूँ। ये मेरा कमरा है, इसलिए मैं बस इसी कमरे में रहती हूँ। छोटी रानी की पूरी बात सुनने के बाद तांत्रिक ने उस काले साये से पूछा, तो तुम कौन हो और क्या चाहते हो? फिर एक तेज हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया और एक तेज आवाज के साथ उस काले साये ने कहा, मैं कौन हूँ? मैं जिन्नात हूँ, जिन्नात। मुझे इस खूबसूरत लड़की ने आज़ाद किया है मिट्टी के घड़े से। सीमा की ओर देखते हुए जिन्नात ने कहा, और मुझे यह बेहद पसंद आई, इसलिए मैं इसे भोगना चाहता हूँ। यह खूबसूरत लड़की मेरी प्यास, मेरी हवस बुझाएगी। जिन्नात की बात सुनकर सीमा बिल्कुल घबरा सी गई। मोहित के भी पसीने छूटने लगे। तभी तांत्रिक ने जिन्नात से कहा कि इस लड़की ने तुम्हें आज़ाद किया है, तुम इसके एहसानमंद हो, तुम इसे छोड़ दो। तुम अपनी प्यास इस आत्मा, इस छोटी रानी से बुझा लो। इससे इस छोटी रानी की भी इच्छा पूरी हो जाएगी और तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी। जिन्नात और छोटी रानी दोनों ही तांत्रिक की बात से सहमत हो गए और सीमा और मोहित को आज़ाद कर दिए। और तांत्रिक ने कमरा नंबर 17 को मंत्रों और धागों से बांधकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। और मोहित और सीमा शिमला से वापस अपने घर रोहतक आ गए। पर उनका यह हनीमून जिंदगी भर के लिए उनकी एक डरावनी यादों के रूप में उनके साथ रह गया। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको भी अपनी कहानी मुझे भेजनी है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं न्यू स्टोरी डालूंगा तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मैं आप सभी से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।